हेलो गाइस, वेलकम टू द माइंड मेंटेनर। आज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की नेक्स्ट वीडियो है और हमारे फंडामेंटल राइट्स चल रहे थे। उसमें हमारा राइट टू इक्वालिटी का पोर्शन चल रहा था जो हमने लास्ट वीडियो में आर्टिकल 14 तक कवर कर लिया था। आज हम राइट टू इक्वालिटी के पोर्शन को पूरा ख़त्म कर देंगे इसमें। तो आज हम बात करते हैं आर्टिकल 15। आइए देखते हैं आर्टिकल 15 क्या कहता है। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex और place of birth। तो इसमें क्लॉज 1 क्या कहता है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। ठीक है, जो ये पांचों ग्राउंड ऊपर दिए हैं, इन पांचों में के आधार पर या इनमें से किसी के आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ कोई भी भेद नहीं करेगा। हमने आर्टिकल 14 में पढ़ा था कि कोई भी व्यक्ति, वहाँ व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल हुआ था और अब हम यहाँ पर नागरिक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कि वो आर्टिकल 14 सिटीज़न, नॉन सिटीज़न दोनों को प्रोवाइड था। आर्टिकल 15 इज़ ओनली फॉर सिटीज़न। ठीक है, अब देखते हैं क्लॉज 2 क्या कहता है इसका। क्लॉज 2 कहता है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर ए दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या बी पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों या सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। अब ये कहता है कि आर्टिकल 15 क्लॉज 2 हमें कहता है कि कोई भी सिटीजन जो ऊपर ग्राउंड्स पांचों दिए हुए हैं उनके आधार पर या उनमें से किसी के आधार पर भी किसी भी शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट हो या कोई पब्लिक वेल हो, टैंक्स हो, बाथिंग घाट हो, रोड्स और प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट जो कि मेंटेन किए जा रहे हों गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तरह या पार्शली, उनके लिए किसी भी नागरिक पर किसी भी तरीके का कोई भी ना तो वो निर्बंधन लगाएंगे ना वो उन पर किसी भी तरह की कोई कंडीशन लगाएंगे। क्लियर, ना किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन लगेगा, ना कोई कंडीशन लगेगी और ना ही उनसे ये कहा जाएगा कि आप इसके लिए आप इसके लिए निर्योग्य हो। ठीक है, डिसेबिलिटी, किसी भी तरह की कोई शर्त उनके साथ नहीं लगाई जाएगी। दे आर फ्री टू गो एनीवेयर। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 3 की। 15 क्लॉज 3 कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्री और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। ये जो क्लॉज 3 है ये 1 और 2 का एक तरह से एक्सेप्शन हो जाता है। आर्टिकल 15 का खुद का ये एक्सेप्शन है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या कहा है उन्होंने कि स्त्री और बालकों के लिए किसी भी तरह के स्पेशल प्रोविज़न बनाने के लिए राज्य को रोका नहीं जाएगा। ये आर्टिकल राज्य को नहीं रोकेगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्लॉज 4 कहता है कि इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 29 खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए कोई विशेष उपबंध बनाने से निवारित नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ पर भी उन्होंने क्या कहा कि भाई जो आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 है, आर्टिकल 29 क्लॉज 2 में क्या कहा है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल जो ग्राउंड यहाँ पर दिए हैं उनमें से यहाँ पर धर्म, मूलवंश, जाति मतलब रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और साथ में भाषा भी है या इनमें से इसके आधार पर उन्हें वंचित नहीं करेगा। ये बात कही है।
तो वो ये कहते हैं कि भाई जो आर्टिकल 29 क्लॉज 2 जो हमने अभी पढ़ा, उसकी कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के, जो सोशली और एजुकेशनली पिछड़े हुए सिटीजन्स हैं, उनके किसी वर्ग के प्रोग्रेस के लिए या आपके SC ST के लिए कोई विशेष उपबंध बनाने से निवारित नहीं करेगी, नहीं रोकेगा ये आर्टिकल। क्लियर। अब बात आती है आर्टिकल 15 क्लॉज 5। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि 15 क्लॉज 5 जो है वो 93 अमेंड 2005 द्वारा यहाँ पर जोड़ा गया। 93 अमेंड 2005 क्या कहता है ये कि इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 19 खंड 1 के उपखंड G 6 मतलब G G में क्या दिया है हमको, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस। ध्यान रखिएगा आप, राज्य को नागरिकों के किसी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए जहां तक ऐसे विशेष उपबंध उनके शिक्षा संस्था में प्रवेश से संबंधित है, जिसके अंतर्गत प्राइवेट संस्थान है, चाहे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या बिना सहायता प्राप्त हो, आर्टिकल 30 के क्लॉज 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थानों से भिन्न विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध बनाने से नहीं रोकेगा। आर्टिकल 30 क्लॉज 1 कहता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको ये राइट दिया गया है कि वो अपनी इच्छा के इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, उसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के अंडर राज्य को अगर वो किसी भी मतलब किसी की भी सोशल और एजुकेशनल तौर पर उसकी प्रोग्रेस के लिए अगर कोई प्रोविज़न बनाते भी हैं तो राज्य को ये आर्टिकल नहीं रोकेगा। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है 15 क्लॉज 6। आपको याद होगा ये अभी जुड़ा है 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक, 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 में ये जोड़ा गया था और 14 जनवरी 2019 से ये एनफोर्स्ड है। इसमें क्या कहा है, इस अनुच्छेद की अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड G और 29 खंड 2 की कोई बात राज्य को नंबर A क्लॉज 4 और 5 में वर्णित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर भाग की उन्नति के लिए, मतलब जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन हैं, उनकी उन्नति के लिए कोई विशेष उपबंध, और B कहता है कि क्लॉज 4 और 5 में वर्णित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर भाग की उन्नति के लिए कोई विशेष उपबंध, जहां तक ऐसा विशेष उपबंध उनके शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश से संबंधित है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में निर्दिष्ट माइनॉरिटी की शिक्षा संस्थानों से भिन्न प्राइवेट शिक्षण संस्थानें हैं, चाहे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या बिना सहायता प्राप्त हो, जो आरक्षण की दशा में वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्त और प्रत्येक श्रेणी के कुल स्थानों के अधिकतम 10% तक के अधीन होगा, करने से नहीं रोकेगी। आपको मालूम है कि EWS जो है हमारा, उसके लिए 10% रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, तो ये क्लॉज उसी से रिलेटेड है और ये एग्ज़ाम में पूछने वाला क्लॉज है। तो इसलिए आपको इसकी अमेंडमेंट, इसका अमेंड एक्ट जो कि 2019 है 103, और उसकी एनफोर्समेंट डेट जो है 14 जनवरी 2019 आपको याद रखनी है। और 12 जनवरी 2019 को प्रेसिडेंट ने इसको असेंट किया था, असेंट बाय प्रेसिडेंट था 12 जनवरी, बट एनफोर्स हुआ 14 जनवरी से। क्लियर। अब इसमें एक्सप्लेनेशन क्या कहता है,
कि इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 16 के प्रयोजनों के लिए आर्थिक रूप से कमज़ोर भाग ऐसा होगा जो समय समय पर परिवार की आय और आर्थिक रूप से क्षतिकारी अन्य संकेतों के आधार पर राज्य द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे। भाई जो फैमिली हैं उनके जो इनकम है या जो अदर उनके इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस हैं, उनके बेस पे स्टेट गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन में निकालेगी, जिनको उसमें रखेगी, वो माने जाएंगे इसमें। क्लियर? तो ये था हमारा आर्टिकल 15। अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक चीज़ बता देती हूँ। इसमें कुछ केस लॉज आते हैं जो इम्पॉर्टेंट केस लॉज हैं। अब मैं उन केस लॉज को आपको लिखवा देती हूँ, तो आप नोट डाउन कर लेना। इसमें सबसे पहला केस आता है बालाजी वर्सेस मैसूर राज्य का। इसमें उन्होंने कहा था कि भाई जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और साथ में उन्होंने ये कहा था कि जितने भी पिछड़े वर्ग हैं और अधिक पिछड़े वर्ग हैं, उनके बीच में किया गया कोई भी उप वर्गीकरण, सब क्लासिफिकेशन, आर्टिकल 15(4) के अंतर्गत न्यायोचित नहीं माना जाएगा। ठीक है। उन्होंने कहा था कि जो क्लासिफिकेशन किया जा रहा है पिछड़े वर्गों में और अधिक पिछड़े वर्गों में, और उनके बीच में जो उप वर्गीकरण निकल के आया, जो सब क्लासिफिकेशन किया गया है उनमें, उसको उन्होंने मान्य नहीं माना। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 50% से ज़्यादा का रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। तो ये जो केस था, ये वाला केस था आपका 1963 का। इसके बाद केस आया था इंदिरा साहनी। सबसे इम्पॉर्टेंट केस है ये, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट। इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ, और ये केस था 1993 का। इसको मंडल आयोग का केस भी कहते हैं, याद रखिएगा, मंडल आयोग का केस। इसमें क्या कहा था, इसमें जो ये बालाजी में बात कही गई थी कि भाई पिछड़े वर्ग में और अधिक पिछड़े वर्ग में जो क्लासिफिकेशन किया जा रहा है वो वैलिड नहीं है। बालाजी में ये बात कही थी। इंदिरा साहनी में इसको पलट दिया गया। इंदिरा साहनी में कहा कि पिछड़े वर्ग और अधिक पिछड़े वर्ग में वर्गीकरण किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने बालाजी की एक बात मानी कि भाई रिजर्वेशन कैसा भी हो वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पर साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कुछ स्पेशल कंडीशंस में रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा हो सकता है, विशेष तौर पर जो दूर के राज्य जैसे मणिपुर, नागालैंड आदि, जहाँ कोई विशेष परिस्थिति हो, तो वहाँ पर 50% से ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ये सब करते समय विशेष सावधानी बरतनी ज़रूरी है। क्लियर? अब इसमें बात आती है, आपका केस आता है, 3 केस आते हैं इकट्ठे। TM पाई फाउंडेशन वर्सेस कर्नाटक स्टेट 2003 का। उसके बाद आता है इस्लामिक एकेडमी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक 2003। उसके बाद आता है PA ईमानदार वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट 2005। सुप्रीम कोर्ट के तीनों केस हैं ये। और इसमें यह कहा गया था कि राज्य निजी और सहायता प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु सीटों का आरक्षण नहीं कर सकता। कि भाई राज्य किसी भी निजी और सहायता प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्था, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनमें किसी भी तरीके का सीटों का आरक्षण नहीं कर सकता। ठीक। लेकिन क्या हुआ, इसके लिए 93rd अमेंडमेंट किया गया 2005 में, और उसके थ्रू क्लॉज जोड़ा गया 15 क्लॉज 5। और इसमें ये बात कही गई, इन तीनों में जो बात कही गई है उसके प्रभाव को, उसके इफ़ेक्ट को दूर करने के लिए ये 15(5) जोड़ा गया था 93 अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा। और इसके तहत ये बात क्लियर कर दी गई थी कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उनमें भी सीटों का रिजर्वेशन हो सकता है। क्लियर?
और अब इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन इसमें शायद एक दो ही और इम्पॉर्टेंट है। हाँ, इसमें दो केस और है। एक है कि उच्च जाति की महिला का अनुसूचित जाति के पुरुष से विवाह होने पर आरक्षण की हकदार नहीं होगी। और ये बात किस में कही गई थी? डॉक्टर नीलिमा वर्सेस डीन पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश। और ये केस है 1993 का। इसमें कहा था कि उच्च जाति की महिला का अनुसूचित जाति के पुरुष से विवाह आरक्षण की हकदार नहीं होगी। इसी से रिलेटेड दूसरा केस आया था, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है कि उच्च जाति की महिला का पिछड़ी जाति, ध्यान रखिएगा आप, इनमें डिफरेंस याद रखिएगा कि डॉक्टर नीलिमा का जो केस है वो उच्च जाति की महिला का अनुसूचित जाति के पुरुष से विवाह की बात करता है। और जो ये केस है, अब मैं बता रही हूँ आपको, ये केस है वलसम्मा पाल वर्सेस कोचीन यूनिवर्सिटी, 1996 का केस है ये। और इसमें कहा था कि उच्च जाति की महिला का पिछड़ी जाति के पुरुष से विवाह करने पर आरक्षण की हकदार नहीं होगी। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस यही है। चलिए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 क्या कहता है देखते हैं। आर्टिकल 16 बताता है हमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। और क्या कहता है ये कहता है इसका कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, अवसर समान होंगे। ठीक। बी कहता है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना उसमें विभेद किया जाएगा। अब इसके क्लॉज 2 में आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 15 में 5 बातें आई थी, उसमें 5 ग्राउंड दिए थे, जाति, धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान। ठीक। और यहाँ पर 7 बातें आ गई हैं, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव जुड़ा है, एक जन्म स्थान और निवास जुड़ा है। ठीक। इसमें रेजिडेंस जुड़ गया और प्लेस ऑफ बर्थ। तो टोटल ग्राउंड क्या हो गया? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंस जुड़ा है और प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस जुड़ा है। ये दोनों के दोनों इसमें जोड़ दिए गए हैं, तो टोटल ग्राउंड हो गए हमारे 7। तो इनके आधार पर किसी भी नागरिक को आप ये नहीं कह सकते कि नहीं आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, उसमें किसी भी तरीके की आप पार्शलिटी नहीं कर सकते। 16 क्लॉज 3 कहता है इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को किसी ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के या उसमें से किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षित विहित करती है। ये बात करता है यहाँ पर डोमिसाइल की, कि भाई यहाँ पर राज्य अगर हमारे सबके डोमिसाइल बने हुए हैं और ये स्टेट की अपनी एक रूल है कि आप जिस जगह रहते हैं वहाँ के डोमिसाइल्ड हों आप, तो इस तरह के डोमिसाइल बनाने के लिए राज्य को कोई रोकेगा नहीं। ये आर्टिकल राज्य को रोकेगा नहीं। ठीक। 4 क्लॉज कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के लिए किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है। भाई उनको लगता है कि हाँ ये एक ऐसा वर्ग है जिसकी क्या कहते हैं गवर्नमेंट जॉब में या गवर्नमेंट किसी भी पोस्ट पर इनका ज़्यादा योगदान नहीं दिखाई दे रहा है या ज़्यादा नहीं दिख पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या करेगा? नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा, उनके लिए रिजर्वेशन करने से नहीं रोकेगा। इसका मतलब 16 क्लॉज 4 हमें क्या कहता है? रिजर्वेशन देता है।
इन शॉर्ट याद रखेंगे आप कि 16 क्लॉज 4 से रिजर्वेशन निकलता है। 4A 16 का क्लॉज 4A ये जुड़ा था 77 अमेंडमेंट एक्ट 1995 के द्वारा। 77वां संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा ये जोड़ा गया था। और क्या कहा गया था इसमें कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्ग के पदों पर अनुवर्ती वरिष्ठता सहित प्रोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। ये बात करता है प्रमोशन इन रिजर्वेशन या रिजर्वेशन इन प्रमोशन, सॉरी, ठीक है। ये प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात करता है और ये उसमें राइट देता है कि अगर ऐसा कोई रूल गवर्नमेंट बनाती है तो उसके लिए ये आर्टिकल रोकेगा नहीं उसको बनाने से। अगर वो चाहे तो प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दे सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं 4B क्लॉज 4B क्या कहता है। क्लॉज 4B जोड़ा गया है 81 अमेंड एक्ट 2000 द्वारा और ये कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को किसी एक वर्ष में न भरी गई रिक्तियों जिसे उस वर्ष में आरक्षित किया गया था, अनुच्छेद के क्लॉज 4A के उपबंध के अंतर्गत आरक्षण के किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरे जाने के लिए आरक्षित किया गया था, खंड 4A के अंतर्गत पृथक रिक्तियां मानी जाएंगी और अगले वर्ष या वर्ष में भरा जाएगा। किसी ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस राज्य की रिक्तियों के साथ जिनमें उन्हें भरा जाना था 50% की सीमा के निर्धारण के लिए उस वर्ष की कुल रिक्तियों के आरक्षण पर विचार नहीं किया जाएगा। इसमें ये कह रहा है कि जो मान लिया इस साल जो वैकेंसीज निकलनी थी अगर उसमें कुछ रह जाती है, नहीं भरी गई किसी वजह से और वो रह जाती हैं तो वो आने वाले वर्षों में उसमें इंक्लूड की जाएंगी। क्लॉज 4A के अंतर्गत पृथक रिक्तियां मानी जाएंगी, मतलब 4A में जो रिजर्वेशन के लिए निकाली गई हैं उनसे अलग मानी जाएंगी वो, और अगले वर्ष में उन्हें भरा जाएगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा है कि 50% की सीमा के निर्धारण के लिए उस वर्ष की कुल रिक्तियों के आरक्षण पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। क्लॉज 5 कहता है इसका कि इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो ये उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो। अब हमारे यहाँ मंदिरों में पुजारी बैठते हैं, पंडित जी बैठते हैं, तो अगर ऐसा कोई रूल बना हुआ है कि मंदिर में पंडित जी ही बैठेंगे तो ऐसे किसी रूल को इसके अंतर्गत नहीं माना जाएगा, ये इफ़ेक्ट नहीं करेगा उसको। अगर ये प्रोविज़न है कि भाई मस्जिद है, मस्जिद में मौलाना साहब ही जाकर अजान पढ़ेंगे तो वो वही रूल रहेगा, वहाँ पर वही पढ़ेंगे, ठीक है। क्लॉज 6 इसमें भी जोड़ा गया, सेम बात वही जो आर्टिकल 15 क्लॉज 6 में कही गई थी वही बात इसमें है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को खंड 4 में वर्णित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर भाग के पक्ष में वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्त और प्रत्येक श्रेणी में पदों की अधिकतम 10% से अधिक के अधीन नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से नहीं रोकेगी। अब ये समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, पीछे मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ पर हमारा ये आर्टिकल 16 भी पूरा होता है। अब इससे रिलेटेड केस लॉस देख लेते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस आता है देवदासन वर्सेस भारत संघ, सुप्रीम कोर्ट देवदासन वर्सेस भारत संघ। इससे कैरी फॉरवर्ड रूल निकला था, इसमें कैरी फॉरवर्ड रूल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि कैरी फॉरवर्ड रूल से रिलेटेड जो केस है वो देवदासन वर्सेस भारत संघ का है, ठीक है। फिर इसमें आता है आपका इंदिरा साहनी का केस आ जाता है दोबारा,
और उसमें भी यही बात बोली गई है इसमें कि 50% से ज़्यादा, मतलब इसमें ये कहा गया था कि 50% की सीमा के अंदर कैरी फॉरवर्ड रूल को उन्होंने वैलिड माना था। 50% से अंदर यानी कि उसके अंदर की सीमा तक, कि 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50% के अंदर रहता है, तो उन्होंने कैरी फॉरवर्ड रूल को क्या माना, वैलिड माना। क्लियर। अब इसमें केस और तो ज़्यादा कोई ऐसे केस और केस इसमें ज़्यादा है नहीं कुछ, बाकी तो कुछ ही केस लॉज हैं, पर इसमें से जो इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं वो यही केस लॉज हैं। तो आगे चलते हैं हम। अब बात करते हैं आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 की। आर्टिकल 7 क्या कहता है? अस्पष्टता का अंत। अस्पष्टता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पष्टता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि अनुसार दंडनीय होगा। आर्टिकल 17 हमें ये बात कहता है। और आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। इसमें कहा है कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। दो चीज़ें आ गई इसमें, सेना और विद्या, इनके अलावा और कोई सी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। और इसका क्लॉज 2 कहता है कि भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। क्लॉज 3 कहता है कि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। ठीक। 4 क्लॉज कहता है इसका कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपाधि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। तो ये हमारा यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी पूरा होता है। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम राइट टू फ्रीडम स्टार्ट कर देंगे आर्टिकल 19 से। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम पे भी हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं द माइंड मेंटेनर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।